राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी मोहम्मद सुहैब ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के सिलसिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी बात हुई है। सम्राट चौधरी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार जदयू एमएलसी मोहम्मद खालिद अनवर और अन्य परिषद सदस्यों के सवालों का ही सही से जवाब नहीं देती हो, उसके आश्वासनों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। इन 5 दिनों में अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन कौन से अहम सवाल विधान परिषद में पूछे गए और सरकार ने उनका क्या जवाब दिया, इस वीडियो में हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सैयद फैसल अली ने एक सवाल में पूछा था कि अब तक कितने जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले गए, क्योंकि पूर्व की नीतीश सरकार ने हर एक जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि अब तक के 24 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, गया, जमुई, नालंदा, कैमूर, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण के बेतिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, पटना, सहरसा, मुंगेर, सिवान, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, भागलपुर, अररिया, गोपालगंज, रोहतास और बक्सर जिले शामिल हैं। फिलहाल दरभंगा और किशनगंज में आवासीय विद्यालय संचालित हैं। सरकार ने आगे बताया कि वर्तमान में जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर में विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 18 जिलों में विद्यालय के निर्माण का काम जारी है। हम आपको याद दिला दें कि नीतीश सरकार ने 2024-25 के बजट में हर एक जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया था। उस वक्त सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे। 3 वित्तीय वर्ष में बिहार के 38 में से सिर्फ 2 जिलों में ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जा सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कहते हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आवासीय विद्यालय हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं, जो लगभग 24 सब स्वीकृत भी हो गया है, कहीं काम लग गया है, कहीं संचालित है। 8-9 जगह है जो जमीन हम खुजवा रहे हैं, चिन्हित किया जा रहा है। जमीन मिलने के तुरंत बाद वहाँ भी जल्द मैं पूरा कर लूँगा। जो मेरा सोच था, जो मेरे नेता पूर्व मुख्यमंत्री का सोच था, विजन था, जो वर्तमान में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक अधिकारी निर्देशित किए हैं कि जल्द से जल्द आवासीय विद्यालय पूरे जिले के अंदर, बिहार के हर जिले के अंदर बन जाना चाहिए, बहुत जल्द बन जाएगा। सैयद फैसल अली ने अल्पसंख्यक आबादी से जुड़ा एक और अहम सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि भागलपुर के हैंडलूम क्षेत्र में 2019 से 2024 के दौरान 2 लाख बुनकर घट गए। आज उनकी संख्या महज 60,000 रह गई है। फैसल अली ने यह भी कहा था कि हथकरघा उद्योग का वार्षिक कारोबार साल 2015 में लगभग 600 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान में यह घटकर महज 150 करोड़ रुपए रह गया है। फैसल अली ने पूछा था कि सरकार बुनकरों के आर्थिक उत्थान के लिए क्या कर रही है। इस पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह की तरफ से जवाब दिया गया कि सरकार बुनकरों के रोजगार को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। जवाब में यह भी कहा गया कि बुनकरों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने बुनकरों के रिवाइवल के लिए कोई बड़ा कदम उठाने या पैकेज देने का ऐलान नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने बयानों में 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का जिक्र करते रहे हैं। इसके बावजूद कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। जेडीयू के एमएलसी आफाक अहमद खान ने गया जिले के तहत बुरुआ प्रखंड के पंचायत रघुनाथपुर खाप के ग्राम पीरवा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने का मामला सदन में उठाया। इसके जवाब में गृह विभाग की तरफ से जवाब दिया गया कि यह मामला दिशा की बैठक में उठाया गया था, लेकिन प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई। आफाक अहमद खान ने
कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड के बेलवा डांगी स्थित कब्रिस्तान का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा था कि राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान की कुल 4 एकड़ 40 डिसमिल जमीन दर्ज है, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। आफाक अहमद ने पूछा कि सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी कब तक करा रही है। इस पर गृह विभाग ने टका सा जवाब दिया कि घेराबंदी के लिए जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में ये कब्रिस्तान शामिल नहीं है। इसी तरह से जेडीयू के ही डॉक्टर खालिद अनवर ने मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी अंचल के मौजा सोनबरसा शाह स्थित कब्रिस्तान का मामला उठाया। उन्होंने कहा था कि पुलिस की मौजूदगी में 13 जून को कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से घेराबंदी का काम रोक दिया गया। खालिद अनवर ने सरकार से पूछा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम कब तक पूरा हो जाएगा। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय सभी पक्षों के समक्ष भूमि विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सहमति बनते ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी का जिम्मा गृह विभाग के पास है, जिसके मंत्री सम्राट चौधरी हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि बाकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी जाएगी। ये गृह विभाग का, मेरे विभाग का नहीं है, ये गृह विभाग का। लेकिन मैं बताऊंगा, इसमें घेराबंदी काफी हुई है। कुछ घेराबंदी फिर 1,500 आया हुआ है। अब मानो 10,000 से ऊपर घेराबंदी मैंने कराया है, सरकार की है। आने वाले दिनों में जो कब्रिस्तान बाकी रह गया है, जो मेरे पास आया है, मेरे नेता के पास, मंत्री जी के पास आया होगा, वो भी पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ मोहम्मद सोहेब कहते हैं कि सरकार पहले से घेरे गए कब्रिस्तानों की मरम्मती के काम में दिलचस्पी नहीं ले रही है। देखिए, कब्रिस्तान के घेराबंदी का श्रेय अगर किसको जाता है, दादा लालू प्रसाद यादव को जाता है। आपको पता होगा कि लालू जी ने इस देश में सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। जब शुरू की तो लोग तरह तरह का मजाक उड़ा रहे थे, और आज सब लोगों को समझ में आ रहा है। आज पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था लागू हो रही है, और अभी भी बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जो घेराबंदी से वंचित हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 20 साल 25 साल पहले लालू जी के जमाने में घेराबंदी हुई थी, तो वहां जो है मट्टी भर गई, कब्रिस्तान में मट्टी भरा गया, या सड़क ऊंची हो गई तो बाउंड्री टूट गई, या बाउंड्री नीची हो गई, उसको दोबारा कोई सरकार सीधा मना कर देती है कि उसको घेराबंदी का मेरे पास व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी हम लोग कह रहे हैं कि उसको करना चाहिए। खालिद अनवर ने एक अहम मामला 211 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू सब्जेक्ट की पढ़ाई से मुतल्लिक उठाया था। उन्होंने कहा था कि शुरू किए गए नए डिग्री कॉलेजों में दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। इसके जवाब में शिक्षा विभाग की तरफ से इतना ही कहा गया कि बाद के दिनों में बुनियादी सुविधाओं के साथ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और अन्य फैकल्टीज और उससे संबंधित विषयों में पठन पाठन शुरू किया जाएगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेंबर चाहे सवाल कितना ही सीधा और सटीक क्यों ना पूछें, संबंधित विभाग की तरफ से जवाब गोल मटोल ही दिया जाता है, अफसरों को बचाया जाता है। मोहम्मद सोहेब ने सरकार के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने सारे सवाल हम डालते हैं और मेरा नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि मेरा नंबर इतने पीछे कर दिया जाता है, या हो जाता है, या क्या नियम है हमको जानकारी नहीं है, मेरी गलती से हो जाता है या क्या होता है। तो सवाल जब आता है तभी ना वहां पूरक पूछा जाता है। आज मैं मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार पर मैंने रखा था कि किस तरह से नियमावली का धज्जी उड़ाया गया। उसमें जवाब आया है कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन कब तक जांच कराएंगे, कार्रवाई कब तक कराएंगे, इसकी कोई ये नहीं है। मदरसा के बिल्डिंग में जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है किराए पर, और उस पर लाखों रुपया उगाही हो रहा है, और वो मदरसे के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो मदरसे टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। राज्यपाल महोदय भी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था, मिल के मदरसे के तनख्वाह, असातिज़ा के तनख्वाह के लिए भी बोला, बहाली के लिए भी बोला, भ्रष्टाचार के लिए भी बोला, और 211 डिग्री कॉलेज में जो उर्दू और संस्कृत का जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, उन बातों के लिए मुख्यमंत्री से मैं मिला। उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि मैं बहुत जल्द कर दूंगा और सबको तनख्वाह भी जारी हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था। तो मदरसे के जो असातिज़ा जो होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं और बहुत परेशान है, भूखे हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं।
पद भी खाली है। तो सिर्फ खाली गोल गोल घुमाने से आप दिखाइए कि वक्फ बोर्ड में क्या हाल है। यहाँ जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे क्या नाम है इनकम टैक्स के पास, यहाँ उसका 30,000 रुपया बार अब हुआ है। अब 2 लाख 3 लाख से कम होना चाहिए क्या? ऐसे ऐसे कितने हैं? तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है वक्फ बोर्ड। तो एकदम समझिए कि अब कब्रिस्तान में आप बना लिया, लाखों लाख रुपया लेकर के दिया जा रहा है और बहुत ही भ्रष्टाचार, दर्द होता है, तकलीफ होती है। वक्त जो है हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्त किया था और उस अल्लाह के नाम पर वक्त की उस जमीन पर जिस तरह से लूट मचाया हुआ है और मदरसे में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार है, और आप लाइव आकर के मदरसे के बच्चों, मदरसे के साथ को जलील तो कर रहे हैं जो आपको अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाह को आप रोके हुए हैं जांच के नाम पर। जब जांच के नाम पर रुकना है तो मदरसा बोर्ड के सारे कर्मचारी का भी रुके। तो इसलिए ये गलत हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हमारी सारी बात अभी तफसीली से हुई है, तफसील से उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप इत्मीनान रहिए, सारे लोगों को तनख्वाह भी जारी होगी और मदरसे में जो पद खाली है 1461 मदरसे के बारे में भी हमने बताया सारा। उन्होंने कहा कि सब पर काम होगा और वो जो नोटिफिकेशन जारी होना 211 इसके लिए डिग्री कॉलेज के लिए उर्दू और संस्कृत के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कर देंगे। कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा ने मदरसा टीचरों के वेतन भुगतान का मामला सदन में उठाया। दूसरी तरफ तिरहुत स्नातक के निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने 1857 के क्रांतिकारी और तिरहुत के प्रथम शहीद वारिस अली को सम्मान दिए जाने से संबंधित एक मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाने में जमादार के पद पर कार्यरत वारिस अली को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 में वारिस अली को केंद्र सरकार ने शहीद घोषित किया है। वंशीधर ब्रजवासी ने वारिस अली को सम्मान के तौर पर उनके नाम पर स्मारक बनवाने और नाम पर टीका लगाने की मांग सरकार से की, लेकिन हैरत है कि सरकार ने इसका जवाब तक नहीं दिया। वंशीधर ब्रजवासी ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए कहा कि वो वारिस अली को सम्मान दिला कर रहेंगे। सरकार अभी इसका कोई जवाब नहीं दी है। उस दिन चूंकि जो प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है उसमें वारिस अली से संबंधित प्रश्न सूची में नीचे था और ऊपर से ही कुछ प्रश्नों का प्रश्नोत्तर हो सका और नहीं आ सका। वारिस अली को सम्मान दिलाना हमारा लक्ष्य है और हम सम्मान दिलाएंगे, क्योंकि तिरहुत के पहले शहीद थे वारिस अली और वो गुमनाम हो गए। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुकोल कलम आज उनकी जय बोल। इसलिए हम ऐसे लोगों की पूजा करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया देश के लिए, समाज के लिए, कि आज हम सभी लोग यहाँ पर आ करके और हम अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग स्वाधीन हैं। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ और वारिस अली जी के नाम पर जो सड़क है उस सड़क को चिन्हित करके और उसको रेखांकित किया जाए, उसके लिए वहां पर प्रदर्शन पत्र लगे इस प्रकार का कि लोगों को दिखे कि इसका नाम वारिस अली है। डीएम साहब ने अगर प्रयास अगर ईमानदारी से अगर किया होता तो निश्चित रूप से यह काम हो गया होता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने जो शहीदों का जो रिकॉर्ड जारी किया उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था, उनके नाम की सूची थी उसमें। तो जब इतने बड़े स्तर पर जब सब चीज पूरा केंद्र सरकार एडमिट कर ली है कि वो हमारे तिरहुत के पहले शहीद थे, तो अब बहुत विलंब हो रहा है। इसको कराएंगे, इसको हर हाल में कराएंगे। सदन में सवाल का उत्तर आए या नहीं आए, व्यक्तिगत रूप से भी मैं पहल कर रहा हूँ और मैं करूंगा। जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, नगर निगम के नगर आयुक्त से भी बात करूंगा, मेयर साहिबा से भी बात करूंगा और इसको मैं कराऊंगा। ये होना बिहार की मौजूदा सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है। आप अपने नुमाइंदों से शिकायत करें, झुंझलाएं या उन पर गुस्सा उतारें, मौजूदा सेटअप में उनकी बेबसी भी साफ नजर आएगी। ये अलग बात है कि इसके लिए वो भी एक हद तक जिम्मेदार है। चलते चलते ये तस्वीरें देखिए, इन्हें आप पहचान गए होंगे। ये ओसामा शहाब हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और रघुनाथपुर से एमएलए। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जुमा था और ओसामा अन्य अवामी नुमाइंदों की तरह हज भवन नमाज अदा करने गए थे।
भीड़ से बचते हुए तेजी से निकल गए। अगली बार मिले तो उनसे पूछेंगे मानसून सत्र में आप कितने भीगे। किसी खास पेशकश के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।